डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केपलर्स लॉ और फ्री फॉल के बारे में बात की थी और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। बट अफसोस इस बात का है कि अभी तक 59 लोगों ने ही केवल उसे देखा है, जबकि स्टूडेंट्स इससे कहीं ज़्यादा हैं एक ही क्लास में। ठीक है, तो आप सभी उस वीडियो को देखिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको आज आगे बताता हूँ। जैसे मैंने कल से एक क्वेश्चन भी पूछा था शायद आपसे कि वैक्यूम में अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ गिराते हैं एक ही पॉइंट से सेम टाइम पे, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, जबकि एक ऑब्जेक्ट का मास 5 केजी था और एक ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी था। ठीक है, तो उसमें कई लोगों ने बताया था कि वो 5 केजी का पहले गिरेगा, जैसा यूजुअल हमारे साथ में होता है। जब हम कोई भारी ऑब्जेक्ट और कोई हल्का ऑब्जेक्ट एक साथ किसी एक पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिर जाता है। तो नॉर्मली सबका आंसर यही था, बट ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है? वो जी की वजह से। कौन सा जी? स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, जो भी कह लो आप, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो उसकी वजह से तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसी की वैल्यू पता करेंगे, उसका एक्सप्रेशन पता करेंगे। तो चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है ना कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो पहले हम उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे जी का, और उसके बाद में फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लिख लीजिए एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल जी बोलते हैं। मतलब स्मॉल जी का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ जस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्रिएटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपको पता है कि अर्थ किसी भी, मतलब जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक फोर्स अप्लाई करती है और उन्हें अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ के फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं हम। और इसका जो यूनिट होता है वो सेम होता है। किसके सेम होता है? एक्सेलरेशन के। जो एक्सेलरेशन आपने ए पढ़ा हुआ है ना, ए का यूनिट क्या होता है था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले चैप्टर में पढ़ा था ना आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का भी यूनिट यही होता है। क्यों? क्योंकि ए और जी दोनों सेम है, बस फ़र्क कितना है? ए तब वर्क करता है जब किसी हम फ्लैट सरफेस पे, मतलब ग्राउंड पे मान लो मूव कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे जब मूव कर रहा है तो यहाँ ए काम करता है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट आपका अगर किसी हाइट से नीचे गिरे, जैसे सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है और ये हाइट से यहाँ नीचे गिरा, तो यहाँ पे जी काम करेगा। बस ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये पता करना है, ठीक है, कि इसके ये जो जी है, जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं और जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, उससे पहले चलिए हम मान लेते हैं कि हमें जी अर्थ का पता करना है। ठीक है, एक चलिए पता करते हैं एक्सप्रेशन जी के लिए। उससे पहले ये देखिए, मान लेते हैं हम कि ये जो जी का एक्सप्रेशन पता करने के लिए कि सपोज दैट ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ का मास m होता है, कैपिटल M। ठीक है, मान लेते हैं कि इस अर्थ का मास क्या है? कैपिटल M है। ठीक है, और इससे कुछ ऊंचाई पर एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसका मास क्या है? स्मॉल m है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ से ये गिरना शुरू होता है। ठीक है, और ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जिस पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो
जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरना शुरू होता है तो मान लेते हैं कि अर्थ के सेंटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। याद रखिएगा, अर्थ के सेंटर मतलब अर्थ का जहाँ सेंटर होगा यहाँ कहीं, ठीक है ना, उसके सेंटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ तीन चीज़ें, अर्थ का मास कैपिटल एम, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, अर्थ के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। और ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, और कैसा फोर्स काम करेगा, न्यूटन ने क्या बताया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या बताई थी न्यूटन ने, F = G m1m2/r², जहाँ पे G तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और r उनके बीच का डिस्टेंस, याद है ना। तो फिर अब इसी फॉर्मूले को हम इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी तो हमारा ऑब्जेक्ट एक ये है और एक अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में भी तो वो फोर्स काम करेगा। तो अगर इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा तो क्या हो जाएगा, F = G m1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास। तो मान लीजिए हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या, अर्थ है, या चाहे तो आप इसको भी मान सकते हैं पहला ऑब्जेक्ट, अपने इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अपने इसको भी पहला मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अर्थ हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, तो m1 ये हो गया, m2 ये है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है, स्मॉल m, तो ये हो गया स्मॉल m, तो ये हो गया G/r। r क्या माने, r जो था वहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस था उस न्यूटन के लॉ में, यहाँ पे भी r है हमारा कैपिटल R, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये जो दिया गया है, तो इनके बीच का डिस्टेंस r ही है। तो ये हो गया स्मॉल कैपिटल R, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो F = G mm/r², ये याद रखिएगा आप अभी, ठीक है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा F = G mm, ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है, r², ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको पता है, आपने एक न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एक और फार्मूला पढ़ा, F = m × a पढ़ा है ना, और इसी को हम m × g भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे g कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बताया था a = g होता है, बस फ़र्क इतना है क्या कि a तब लेते हैं जब ग्राउंड पे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और g तब लेते हैं जब वो वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो a की जगह हम क्या लेंगे, g लेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, g। तो F = mg होता है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन क्या, सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में F = G mm/r² और सेकंड में F = mg है, दोनों की तरफ F सेम है ना, तो अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। RHS का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसका RHS क्या है, mg है, तो m × g = इसका RHS क्या है, G mm/r²। तो चलिए ये कैपिटल G, फिर ये कैपिटल M और यहाँ स्मॉल m/r²। अब आप देखेंगे यहाँ से स्मॉल m और ये स्मॉल m कट जाएगा तो क्या बचेगा, G = Gm/r², यही बचा ना, हाँ, जहाँ पे आपका G, ये जो आगे वाला G है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पुल है जिसे ग्रेविटी बोलते हैं, ये कैपिटल G यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ये क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और उसके बाद में ये कैपिटल M जो है ये अर्थ का मास है, और R जो है वो डिस्टेंस है, किसके बीच, ऑब्जेक्ट के बीच और अर्थ के सेंटर के बीच। तो जो फार्मूला निकल करके आया यहाँ पे वो आया G = G और कैपिटल M/r², ठीक है। अब इस फार्मूले में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप ज़रा सा, हमारे पास दो चीज़ें थी, एक तो अर्थ था हमारा यहाँ पे कैपिटल M, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था स्मॉल m मास का, और ये यहाँ से यहाँ नीचे गिर रहा था, तो इसके बीच का डिस्टेंस r था, यही तो मान करके हम चल रहे थे, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें स्मॉल m, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट का मास था, क्या इस फार्मूले में आ रहा है, ग्रेविटी वाले फार्मूले में नहीं, स्मॉल m था तो, लेकिन वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कैपिटल M की बात आ रही है, कैपिटल M का मतलब हो गया आपका
क्या, अर्थ का मास। तो यहाँ पे अर्थ का मास आ रहा है, अर्थ का मास लेना है बेसिकली, आपके ऑब्जेक्ट का मास जो है अब यहाँ पे नहीं लेना है। तो इसके ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब आपको समझ में आ जाए कि जब भी आप ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका है या जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके मास से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका मास कितना है, वो 1 किलो का है, 10 किलो का है या 100 किलो का है, ठीक है, क्योंकि उस पर जो ग्रेविटी होगी अर्थ की वो सेम अप्लाई होगी उस, ठीक है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का उसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे 1 किलो ऑब्जेक्ट का मास आप गिराओ चाहे 10 किलो का, या फिर 1 किलो और 10 किलो एक साथ अगर गिराते हो तब भी दोनों ऑब्जेक्ट पे भी जो ग्रेविटी जी है वो सेम लगेगी। तो जब ग्रेविटी सेम लगेगी, एक ही फोर्स से दोनों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो दोनों जाहिर सी बात है एक टाइम पे गिरेंगे। तब आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि जो मैंने कल पूछा था आपसे कि अगर 1 किलो ऑब्जेक्ट का 1 किलो मास का एक ऑब्जेक्ट है और 5 किलो ऑब्जेक्ट का एक मास का एक ऑब्जेक्ट है और दोनों एक साथ गिराए जा रहे हैं अर्थ पे, तो कौन पहले पहुँचेगा। हाँ, बस ये ध्यान रहे कि दोनों ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग होने चाहिए, ठीक है ना, फ्रीली फॉलिंग, ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हाँ, जी की वैल्यू होती कितनी है, मैंने आपको बताया ना जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो ये 9.8 आया कहाँ से, वो इसी फार्मूले से आया। अब आप कहोगे इस फार्मूले से कैसे आया, तो चलिए देखिए मैं बता देता हूँ आपको। इस फार्मूले में आपका G इज इक्वल टू क्या है, G/r², जहाँ पे जी, ये कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मालूम है ना। आप इसमें जी की वैल्यू रख सकते हो। कैपिटल एम ये क्या है, अर्थ ऑफ मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 अराउंड, मतलब लगभग में 6 इंटू 10⁻4 क्या किलोग्राम ये होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल एम की वैल्यू पता चल गई। आर क्या था, आर रेडियस ऑफ द अर्थ था ना, तो ये हो गया कैपिटल आर। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल आर की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻4 किलोमीटर होता है एक्चुअली में, 10⁻4 किलोमीटर, लेकिन हम SI यूनिट लेते हैं तो मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, मतलब ये पावर जो 4 है वो हट करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये हो गया मीटर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने तीनों वैल्यू बता दी, कैपिटल जी की भी, कैपिटल एम की भी और कैपिटल आर की भी। अब ये तीनों वैल्यू को आप उठा करके इस इक्वेशन में रखिए, ठीक है ना, इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो आपको जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कट पिट करने के बाद। और अब आपको पता है जी की वैल्यू जो आप कट पिट करने के बाद आएगी आपकी, वो यही आएगी 9.8। तो आपका एक वर्क हो, ये होमवर्क भी आप ले सकते हो कि इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू सॉल्व करके आप मुझे दिखाएंगे कट करके कि हाँ जी की वैल्यू जो है वो 9.8 आई है। सारी वैल्यू मैंने आप क्या क्या पुट करना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कट पिट करके आप ये बताइएगा कि सर जी की वैल्यू 9.8 ही आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी, क्या कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो वो जैसे सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये अर्थ है, इस पर ऐसे मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, या फिर इधर जा रहा है, किधर भी जा रहा है, तो हम यहाँ ए लेते थे ना एक्सीलरेशन। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट क्या हो आपका डाउनवर्ड या अपवर्ड जाए, मतलब जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ आए नीचे, या फिर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट कहाँ जाए ऊपर जाए, तो इन दोनों सिचुएशन में आप ए लिखते हैं क्या एक्सीलरेशन, नहीं, इन दोनों सिचुएशन में ए की जगह हम जी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब जो वो आपने सेकंड चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था ना, नहीं फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें 3 इक्वेशन आपने सीखे थे, v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये सीखा था, और क्या सीखा था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही सीखा था ना। अब
ये तब था जब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए या नीचे आए, तो आपको पता है ये तीनों फार्मूले जो होते हैं इनमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, और तब ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बजाय जी टी हो जाता है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ जो प्लस लगा हुआ है ना, ये प्लस की जगह माइनस भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे हम, यू माइनस जी टी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम प्लस लगाएंगे। तो ऐसे ही तीनों फार्मूले में होता है, पहले दूसरे तीसरे तीनों में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल मैं आपको प्लस वाला ही बता रहा हूँ, माइनस का जो है आप समझ ही जाएंगे कब, जब ऑब्जेक्ट अगर आपका नीचे से ऊपर जाएगा तब। ऐसे ही सेकंड वाला जो फार्मूला है वो हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी। अच्छा चलिए मैं प्लस माइनस का साइन दोनों लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन रहेगा, हो सकता है। तो यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, और तीसरा वाला फार्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी, और यहाँ एच होगा, याद रखिएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ एस नहीं होगा, ये एस की जगह एच होगा, ये भी एच होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका एस, इस फार्मूले में डिस्टेंस होता है ना एस, तो ये एस एक्चुअली में यहाँ पर क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ये हाइट आप बोलते हो ना कि ये इतनी ऊंचाई पर है, तो एस की जगह एच हो जाता है, तो इसमें भी एच हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2gh, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एस की जगह पे एच हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों फार्मूले जो मैंने आपको बताया, ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। प्लस माइनस मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्यों, क्योंकि आगे जो आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे उसमें ये तीनों फार्मूलों का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया, अब इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे भी अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।